एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बाय साक्षी। हम बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और हमने मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो ओलिगोसेकेराइड्स के केस में हमने देखा था कि 2 से 6 शुगर यूनिट्स जो हैं वो आपस में जॉइन होती हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और हमें मिलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। सेम उसी तरीके से पॉलीसेकेराइड्स के केस में क्या होता है, यहाँ नाम से आपको पता चल रहा है पॉली का मतलब होता है मैनी और सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी शुगर यूनिट्स, बहुत सारी सेकेराइड्स या फिर हम कह सकते हैं कि 6 से ज्यादा सेकेराइड यूनिट्स जो हैं वो आपस में जॉइन होती हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और हमें मिलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये लीनियर भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे शुगर यूनिट्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्रांचिंग पैटर्न में भी आप लोगों को जो शुगर यूनिट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ये एक चेन है जिसके साथ में यहाँ पर एक और चेन जो है वो ब्रांच की फॉर्म में अटैच हो रही है बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस तरीके से जब एन नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं तो हमें मिलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अगर हम इनकी जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला रहता है C6H10O6N। C6 यहाँ पे इसलिए क्योंकि 6 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं और N इसलिए क्योंकि इनका जो नंबर है वो N नंबर तक इंक्रीज कर सकता है। तो ये रहेगा इनका जनरल फॉर्मूला। साथ ही साथ इन्हें हम ग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स को हम ग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इनकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करूं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन यानी कि कितने तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं पॉलीसेकेराइड्स के, तो हमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स जिन्हें हम हेटेरोग्लाइकन्स भी बोलते हैं, इन्हें हम हेटेरोग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स जिन्हें हम होमोग्लाइकन्स के नाम से जानते हैं। तो ये दो तरह की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशंस होती हैं। पहले अगर हम होमोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो होमोपॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो सेम टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती हैं, सेम तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होंगी। जैसे अगर ग्लूकोज की अगर यहाँ पर एक ग्लूकोज का यूनिट है तो सभी की सभी जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो ग्लूकोज ही होंगी। दूसरी तरफ अगर हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेराइड यूनिट से मिलकर बनी होती है। यानी कि यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक जो है आपको ग्लूकोज देखने को मिले, फिर उसके बाद आपको मैनोस देखने को मिले, मैनोस के बाद आपको फिर ग्लूकोज देखने को मिले, फिर आपको हो सकता है कि गैलेक्टोज देखने को मिले। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो मिलकर बनाते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, और जो होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं वो सेम तरह के मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बनते हैं। अब होमोपॉलीसेकेराइड्स में हमें देखने को मिलते हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, और इसके अलावा बहुत सारे होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जिनका सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो होते हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, और इन्हें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तीनों के तीनों जो हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज तीनों ग्लूकोज यूनिट से ही मिलकर बने होते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस कहाँ आता है, इन तीनों में डिफरेंस आता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की अरेंजमेंट में। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है वो यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है। इनका जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। इनमें से कुछ में ब्रांचिंग देखने को मिलती है, कुछ में ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है। अगर मिलती है तो उनका पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है, और इसके अलावा नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स में ये वेरी करते हैं। इनमें जो ग्लूकोज का नंबर होता है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड यूनिट्स का नंबर होता है वो डिफर करता है। दूसरी तरफ अगर हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की बात की जाए तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स तो देख ही लिया हमने कि अलग अलग शुगर्स की एसोसिएशन से बनते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, अगार, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। तो ये सब लोग आप लोगों ने, ये इनमें से कोई भी चीज जो है वो आप लोगों के लिए नई नहीं है, ये सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स को। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स में हमने सबसे पहले देखा था ग्लाइकोजन। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ये एनिमल्स के अंदर मेन रिजर्व फूड है। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, इसलिए इन्हें हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। ये स्टोर कहाँ पर होते हैं, ये स्टोर होते हैं मसल सेल्स के अंदर और लीवर सेल्स के अंदर।
These cells prepare glycogen by a process called gluconeogenesis। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में भी आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में या एमएससी में पढ़ा होगा ज़रूर। तो जो मसल सेल्स हैं और जो लीवर सेल्स हैं, ये ग्लाइकोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये ग्लाइकोजन को एक प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच मसल सेल्स एंड लीवर सेल्स प्रिपेयर ग्लाइकोजन फ्रॉम शुगर मॉलिक्यूल्स बाय टेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। तो ये सेल्स क्या करते हैं? मान लेते हैं ये हमारे मसल सेल्स या लीवर सेल्स हैं, तो ये सेल्स क्या करते हैं? ये अपने आगे पीछे जो इनके ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां से ये शुगर्स को लेते हैं। यहाँ ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये शुगर मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और फिर इन शुगर मॉलिक्यूल्स को यूज करके ये बनाते हैं ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में शुगर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम लिवर सेल्स की बात करें तो लिवर सेल्स 0.91 केजी ग्लाइकोजन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, और टाइम आने पर जब जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, तो ये इन्हें तोड़कर, इन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स को तोड़कर दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो अमाउंट है ग्लूकोज का, जो एक लिवर सेल अपने अंदर स्टोर करता है, ये एक दिन के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम एक दिन के लिए खाए पिए ना भी, तो भी ये जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है हमारे लिवर सेल्स के अंदर, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है और हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इट ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज यूनिट्स बाय हाइड्रोलिसिस। अब जो ग्लाइकोजन है, ये हाइड्रोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज में टूटता है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है ग्लूकोज स्टोर है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ये होमोपॉलीसेकेराइड है और ये किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो अब ये जो ग्लाइकोजन है हमारे लिवर सेल्स में स्टोर्ड है, इसको तोड़ जब इसकी ज़रूरत होती है तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं एमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। एमाइलेज जो है वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है इनटू ग्लूकोज यूनिट्स। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस करवा के उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। इन दोनों प्रोसेसेस के नाम जो हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं, और आपको याद रखना है ये क्या होते हैं, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? जो हमारे लिवर सेल्स हैं या फिर हमारे जो मसल सेल्स हैं, वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाते हैं, ग्लूकोज को यूज करके ग्लाइकोजन बनाते हैं। और ग्लूकोजिनोलिसिस में क्या होता है? जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू ग्लूकोज यूनिट्स। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो एक दूसरे की ऑपोजिट है और इन्हें आपको याद रखना है। Glucose formed in liver cells is delivered to tissues via blood for use in respiration। तो लिवर सेल्स में जो ग्लूकोज बनता है ग्लूकोजिनोलिसिस के द्वारा, लिवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से जो ग्लूकोज बनता है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाकी के टिश्यूज में ब्लड के द्वारा। तो ये जो ग्लूकोज है इसे ब्लड कैरी करता है और हमारे बाकी के टिश्यूज में लेकर जाता है रेस्पिरेशन में यूज होने के लिए। हमने देखा है रेस्पिरेशन का जो एक पार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो वहां पे ग्लूकोज जो है वो कैसे अवेलेबल करवाया जाता है? ब्लड के थ्रू। ब्लड जो है वो लिवर सेल से ग्लूकोज को लेकर जाता है बाकी के टिश्यूज में, जहां पे उसको ग्लाइकोलिसिस में यूज कर लिया जाता है। लेकिन जो मसल सेल्स में ग्लूकोज बनता है, उसे कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। ग्लूकोज फॉर्म्ड इन मसल सेल्स इज यूज्ड इन दीज सेल्स। इसे मसल सेल्स में ही यूज किया जाता है एंड नॉट ट्रांसपोर्टेड एनीवेयर एल्स। तो मसल सेल्स जो अपने अंदर ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज को बनाते हैं, उन्हें वो अपने में ही यूज करते हैं। मसल सेल्स उन्हें अपने इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अपने लिए ही यूज करते हैं और उन्हें कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। बात करें हम, अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज लार्ज एंड ब्रांच्ड चेन। तो ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल होता है लार्ज होता है, ब्रांच्ड चेन होता है, जहां पे अप्रोक्सीमेटली हमें 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो देखने को मिलती हैं, जो किससे जुड़ी हैं? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो इस ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है और इस सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो फोर्थ कार्बन है, उनके बीच में हमें बॉन्ड देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसे हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली अब इस
ग्लूकोज और इस ग्लूकोज के बीच में अगर हम देखें, सेकंड और थर्ड ग्लूकोज के बीच में देखें तो अगेन फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अगेन यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। लेकिन जब इनकी ब्रांच फॉर्म होती है, जैसे अगर हम इस शुगर मॉलिक्यूल को देखें, थर्ड शुगर मॉलिक्यूल को देखें, थर्ड ग्लूकोज को अगर हम देखें, तो ये यहाँ से एक और ब्रांच जो है वो बना रहा है दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। तो ये जो ब्रांच होती है ये बनती है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसे हम कहेंगे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि ये किसके बीच में फॉर्म हो रही है, इस ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के बीच में और इस ग्लूकोज के 6th कार्बन के साथ में। जो हमारे पास ये लीनियर चेन है उसके 6th कार्बन और जो दूसरी ब्रांच बन रही है उसके फर्स्ट कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इस बॉन्ड को हम कहेंगे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो याद रखना है कि लीनियर चेन में जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और जो ब्रांच बनती है वो बनती है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। अब अगेन यहाँ पे जो लीनियर बॉन्ड्स देखने को आपको मिलेंगे वो अगेन कौन से होंगे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सिर्फ जहां पे ब्रांच बनती है वहां पे आपको 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। Glycogen forms tiny flat ellipsoidal granules that are stored in cytoplasm and associated with smooth endoplasmic reticulum। तो ये जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ये एलिप्सॉइडल शेप्ड ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ये इस तरह के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं और ये साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ में हमें ये जॉइंट उसके साथ में हमें ये देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें स्टार्च की, जो सेकंड हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है जैसे ग्लाइकोजन एनिमल्स में रिजर्व फूड का काम करता है, उसी तरीके से स्टार्च जो है ये रिजर्व फूड होता है प्लांट्स के अंदर, और इसे हम प्लांट स्टार्च के नाम से भी जानते हैं और एक और नाम इसे दिया गया है जो है एमाइलम। अब ये जो स्टार्च है इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ये हम सबको पता है। फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है स्टार्च, और ये स्टोर होता है स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में। ये जो स्टार्च फोटोसिंथेसिस के बाद में बनता है, ये स्टार्च जो क्लोरोप्लास्ट होता है सेल का उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, या तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं अमाइलोप्लास्ट, उसके अंदर ये जो स्टार्च है ये स्टोर होता है। स्टार्च ग्रेन्स जो है ये हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक हो गए सिंपल, दूसरे हो गए कंपाउंड। अब ये क्या होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जैसे हमने ग्लाइकोजन के केस में देखा था कि ग्लाइकोजन के जो ग्रेन्स होते हैं, जो ग्लाइकोजन के ग्रेन्स होते हैं उनकी एक यूनिफॉर्म हमें शेप और साइज देखने को मिलती है। इनकी जो शेप और साइज होता है वो हमें सभी ऑर्गेनिज्म में यूनिफॉर्म देखने को मिलता है, यानी कि सबके अंदर एक ही तरह के ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्च की बात करें तो जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं इनका यूनिफॉर्म शेप और साइज नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमें अलग तरह के स्टार्च देखने को मिलते हैं, उनके अंदर स्टार्च का जो शेप और साइज होता है वो वेरी करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे पोटैटो के केस में देखें तो पोटैटोज के केस में हमें इस तरह के स्टार्च ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। अगर हम राइस की बात करें तो राइस में हमें स्टार्च मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं, और अगर हम मेज की बात करें तो मेज में हमें इस तरीके के स्टार्च मॉलिक्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। A starch grain has several layers called shells arranged in concentric manner around a central point called helium। तो मैं आपको पोटैटो स्टार्च की एग्जांपल देख के बताती हूँ। पोटैटो स्टार्च में क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके आगे पीछे जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। इन लेयर्स को हम कहते हैं शेल्स। ये जो लेयर्स आप देख रहे हो इन लेयर्स को हम कहते हैं शेल्स, और जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं हीलियम। तो स्टार्च जो है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। स्टार्च ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड फॉर्म। तो डिफरेंट सोर्सेज से जो हमें स्टार्च मिलता है उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, स्टार्च की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, स्टार्च जो है ये दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बनता है। दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्लूकोज के ही पॉलीमर्स होते हैं। इनमें से एक कंपोनेंट है एमाइलोज जो कि 20 to 30%
कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होता है और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन जो कि 70 टू 80% कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होता है। अगर हम अमाइलोस की बात करें तो अमाइलोस अनब्रांच्ड होता है। अमाइलोस जो है उसमें ब्रांचेस नहीं होती, ये स्पाइरली कॉइल्ड मॉलिक्यूल होता है। इस तरीके से जो है स्पाइरल कॉइल्स बनाता है ये, और 200 से 2000 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। दूसरी तरफ अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें, ये ब्रांच्ड होता है। अमाइलोस वॉज अनब्रांच्ड, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है और ये 2000 टू 20,000 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। और अमाइलोपेक्टिन जो है ये लेस सॉल्यूबल होता है वाटर में, क्योंकि ये क्या है, ब्रांच्ड है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बॉन्ड्स को ब्रेक होने में टाइम लगेगा, इसलिए ये लेस सॉल्यूबल है। जब आप अपने घर में पोटैटोज़ को चॉप करते हो कुक करने के लिए, तो जब आप उनको पानी से वॉश करते हो, तो आप देखते हो कि जो वाटर है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, थोड़ा व्हाइटिश अपीयरेंस देता है। तो वो जो व्हाइटिश अपीयरेंस होती है वो अमाइलोज़ की वजह से होती है, क्योंकि अमाइलोज़ जो है वो पानी में सॉल्यूबल हो जाता है, वाटर में डिज़ॉल्व हो जाता है। और जो पोटैटोज़ आप कुक करके खाते हो उनमें ज़्यादा अमाउंट में अमाइलोपेक्टिन प्रेज़ेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अमाइलोज जो है उसका आपको इस तरीके से अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एन नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, यहाँ पे हमें 200 से 2000 ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो इस तरीके से आपस में ब्रांच्ड देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो यहाँ पे आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। इस तरीके से जो डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिससे जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ब्रांचेस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2000 से 20,000 ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो आपस में मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरा जो होमोपॉलीसेकेराइड था वो था सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है, ये जिसका नाम है सेलुलिन। ये सबसे अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। सिर्फ सबसे अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए है ये क्योंकि ये प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिर्फ प्लांट्स नहीं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे फंजाई के केस में भी सेलुलोज जो है वो हमें देखने को मिलता है। इट इज मेजर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन होता है उसमें हमें सेलुलोज देखने को मिलता है। प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में सेलुलोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है, कुछ फंजाई में प्रेजेंट होता है, वुड का ये एक मेन कंपोनेंट होता है, और कॉटन फाइबर्स में भी ये हमें देखने को मिलता है। कॉटन फाइबर्स में हमें 90% सेलुलोज जो है वो देखने को मिलता है। और अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड में हमें 25 टू 30% सेलुलोज जो है वो देखने को मिलता है। इट इज नॉट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बाय एनिमल्स एंड सिंपली एड्स टू रफेज। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं वो सेलुलोज को एज फूड सोर्स नहीं लेते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो हैं उनके पास में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता जो सेलुलोज को किस में ब्रेक कर सके, ग्लूकोज यूनिट्स में ब्रेक कर सके। तो एनिमल्स जो हैं वो सेलुलोज को जो है एज अ एनर्जी सोर्स यूज नहीं करते हैं। सेलुलोज जो है वो हमारी बॉडी में सिर्फ रफेज का काम करता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में सिर्फ बल्क, हमारा जो फूड है उसमें सिर्फ बल्क ऐड करने का काम ये करता है। इसके अलावा हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में सेलुलोज का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि सेलुलोज को हम लोग ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और हमें जो एनर्जी है वो ग्लूकोज यूनिट्स से मिलती है। इट स्टिमुलेट्स द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू सेक्रीट म्यूकस। ये हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे म्यूकस सेक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, और हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उन्हें सेक्रीट करने में ये हेल्प करता है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे प्रॉपर फंक्शनिंग करने में ये हेल्प करता है, लेकिन हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में इसका कोई मेन रोल नहीं होता। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि फार्म एनिमल्स, जिसमें कौन आते हैं, काउस, बफेलोज, शीप, गोट, ये सब एनिमल्स जो हैं इनके पास में एंजाइम्स, इनकी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं जो कि सेलुलोज का ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो फार्म एनिमल्स होते हैं। इसलिए आप देखते हो जो फार्म एनिमल्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए, प्लांट्स के ऊपर, ग्रासेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये सेलुलोज को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ टर्माइट्स होते हैं जो सेलुलोज को यूज करते हैं, कुछ फंजाई होते हैं जिनमें सेलुलोज मिलता है, कुछ स्नेल्स होती हैं जिनमें जिनमें हमें सेलुलोज मिलता है।
क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं किनकी हेल्प से, कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज की हेल्प से। तो इन एनिमल्स के अंदर और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कुछ एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम होता है सेलुलेस एंजाइम। और ये जो सेलुलेस एंजाइम है ये सेलुलोज को ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज यूनिट्स और एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये एनिमल्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूनिसिन नाम का एक स्पेशल सेलुलोज है, ट्यूनिसिन नाम का एक सेलुलोज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ट्यूनिसिन नाम का एक सेलुलोज होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेलुलोज होता है जो कि क्या करता है, जो ट्यूनिक्स होते हैं, हमारे जो ट्यूनिकेट्स होते हैं, जो कि एस्कीडियंस होते हैं, ये जो ट्यूनिकेट्स होते हैं इनमें सपोर्टिंग फाइबर्स बनाता है। ये जो ट्यूनिसिन है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेलुलोज है जो हमें ट्यूनिक्स में देखने को मिलता है और ये सपोर्टिंग फाइबर्स बनाता है। वहां पे उनकी जो बॉडी होती है उनको उनके बाहर हमें एक एक जेल लाइक एक लेयर जो है हमें उन ट्यूनिक्स की बॉडी के बाहर देखने को मिलती है, जो कि किससे बनी होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेलुलोज से जिसका नाम है ट्यूनिसिन। अगर हम सेलुलोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे भी ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली 6000 ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जो कि आपस में जुड़ी होती हैं विद द 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये भी आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें बॉन्ड्स देखने को मिलती हैं वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होती हैं। हमें जो ग्लूकोज और स्टार्च के केस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिल रही थी वो क्या थी, वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड थी। अब इन दोनों बॉन्ड्स में फर्क क्या होता है, जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है वो ऐसे एटम्स के बीच में बनती है, ऐसे एटम्स के बीच में बनती है जिनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो ऐसे एटम्स के बीच में प्रेजेंट होती है जिनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, लेकिन जो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है वो ऐसे एटम्स के बीच में बनती है जिनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, सेम होती है, जिनमें अरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम होता है। तो सेलुलोज के केस में हमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलती है इंस्टेड ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। Cellulose is long unbranched chain of about 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये अनब्रांच्ड चेन है, आपको याद रखना है। हमने स्टार्च में देखा था कि वो ब्रांच्ड थी और जो जो हमारे पास ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन के केस में हमने देखा था वो भी ब्रांच था, लेकिन सेलुलोज जो है ये अनब्रांच्ड चेन है। ये एक डिफरेंस है, यहाँ से आप लोग याद रखोगे। 600 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये मिलकर बनी होती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे जो सेलुलोज है ये फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि ये एक हमारे पास सेलुलोज का माइक्रोफाइबर है, ये एक और सेलुलोज का माइक्रोफाइबर है, ये एक और सेलुलोज का माइक्रोफाइबर है। तो ये आपस में ब्रांच्ड नहीं होते। ये एक फाइबर, ये दूसरा फाइबर, ये तीसरा फाइबर, ये चौथा फाइबर, ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये फाइबर्स जो हैं सेलुलोज के जुड़े होते हैं। इनमें हमें ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है और ये आपस में जुड़कर बनाते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। और ये जो माइक्रोफिब्रिल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये सेल को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है ये प्रोवाइड करती हैं सेल्स को। अब अगर हम सेलुलोज की यूजेस की बात करें, एक तो ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, सेल्स को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। दूसरा ये फूड मटेरियल है। जैसे हमने देखा बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो सेलुलोज को एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। बहुत सारे टर्माइट्स हो गए, फंजाई हो गए, स्नेल्स हो गई, तो ये फूड मटेरियल का काम करते हैं। अगर हम बाकी के एनिमल्स की बात करें जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनके केस में ये फूड में बल्क ऐड करते हैं और रफेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे?
हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको स्टिमुलेट करके टू सिक्रेट म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस। उसके अलावा इसकी कमर्शियल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेलुलोज़ जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि पेपर जो है वो सेलुलोज़ की हेल्प से बनाया जाता है। सेलुलोज़ जो है वो पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टिम्बर और फ्यूल की तरह इसको हम लोग यूज़ करते हैं। जो सेलुलोज़ रिच वुड होती है उसको हम एज़ टिम्बर यूज़ करते हैं, एज़ फ्यूल यूज़ करते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए भी हम लोग जो है सेलुलोज रिच वुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू सेलुलोज लैकिंग वुड। अब हम बात करते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की, जिसमें सबसे पहला जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है वो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। दीज आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मॉडिफाइड शुगर्स। तो यहाँ पे हमें मॉडिफाइड शुगर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि गैलेक्टोज और मैनोज। मॉडिफाइड शुगर्स जो है वो ऐसी शुगर्स होती हैं जहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अमाइनो ग्रुप। जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट था उसे हमने रिप्लेस कर दिया किससे, अमाइनो ग्रुप से। यहाँ पे हमने एक अमाइनो ग्रुप जो है वो जोड़ दिया। यहाँ पे भी हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वहां पे हमने एक अमाइनो ग्रुप जो है वो जोड़ दिया। तो ये हो गई हमारी मॉडिफाइड शुगर्स। तो यहाँ पे हमें मॉडिफाइड शुगर्स देखने को मिलती हैं, गैलेक्टोस और मैनोस मेनली देखने को मिलती है। इन गैलेक्टोस और मैनोस में क्या किया जाता है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं अमाइनो ग्रुप से। इसलिए हमने कहा कि ये पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दीज हैव स्लाइम लाइक टेक्सचर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लाइम लाइक होता है। अब स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे आप लोगों ने लेडी फिंगर देखी होगी। तो जब आप लेडी फिंगर को काटते हो तो आप देखते हो एक स्टिकी सब्सटेंस जो है वो लेडी फिंगर्स में आप लोगों को देखने को मिलता है। आपकी फिंगर्स में भी अगर आप टच करो तो वो एक स्लाइम लाइक उसकी अपीयरेंस होती है। तो वो क्या होता है, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे हेलुरोनिक एसिड हो गया, हेपेरिन हो गया, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट हो गया, केराटिन सल्फेट हो गया। अगर मैं हेलुरोनिक एसिड की बात करूं तो आजकल हेलुरोनिक एसिड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी बहुत एडवर्टाइजमेंट आजकल हेलुरोनिक एसिड के नाम पे की जाती है कि इन प्रोडक्ट्स में हेलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है, तो ये आप लोगों को लेना चाहिए। अब ये जो हेलुरोनिक एसिड है, ये हमारा जो जैसे हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, हमारी बोन्स में, कार्टिलेजेस में जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसके अलावा जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारी आइस का जो विट्रस ह्यूमर होता है, हमारी आइस का जो विट्रस ह्यूमर होता है, तो ये सभी के सभी जो हमारी बॉडी के फ्लूइड होते हैं उनमें हमें हेलुरोनिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। उनके मैट्रिक्स में हमें देखने को मिलता है। हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके मैट्रिक्स में हमें हेलुरोनिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है, और ये उन्हें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दूसरा जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो है हिपैरिन। हिपैरिन जो है ये एंटी कोगुलेंट की तरह प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ये कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है हमारे लीवर सेल्स में, हमारे मास्ट सेल्स में, और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी कि हमारी जो ब्लड है, हमारे ब्लड सेल्स में भी हमें ये देखने को मिलता है हिपैरिन, और ये काम करता है एंटी कोगुलेंट का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। फिर अगर हम कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट की बात करें, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पुराने पेपर्स में, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको याद रखना है। ये हमारे मैट्रिक्स में हमारे जो कार्टिलेज और हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू है, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसके मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होता है। उसके मैट्रिक्स का में ये एज अ ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। केराटिन सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो ये भी हमें कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है, बोन्स में देखने को मिलता है, कार्टिलेज में देखने को मिलता है, हमारी आईज के कॉर्निया में देखने को मिलता है, हमारी स्किन में ये देखने को मिलता है, और ये स्ट्रेंथनिंग मटेरियल का काम करता है। ये हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में केराटिन सल्फेट जो है वो हेल्प करता है। तो आपने ओवरऑल देखा कि जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज में, या हमारी बॉडी की जो बॉडी फ्लूइड्स हैं ये हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज में और हमारे जो कार्टिलेज है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और काम क्या होता है इनका, ये हमारी इन सब ये जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, उन्हें ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जब हम हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग ग्लाइको
प्रोटीन्स के बारे में बहुत पढ़ते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं, ये सेल-सेल इंटरैक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, सेल सिग्नलिंग में भी इनका रोल जो है वो देखने को मिलता है। तो ये होते क्या हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगेन जैसे हमने म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में पढ़ा, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन जो है वो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारी ब्लड ग्रुप ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जो हमारे ब्लड डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उनको डिफरेंट बनाने के लिए जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, उन वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में, यानी कि हमारे इरिथ्रोसाइट्स में जो आरएच एंटीजन होता है, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके बाद जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। म्यूकस में हमें ग्लाइकोप्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। प्लांट म्यूसिलेज में हमें ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत अच्छे खासे अमाउंट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 2 प्रोटीन, 2 अमाइनो यूनिट्स जो हैं, 2 अमाइनो यूनिट्स इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में जॉइन हो गए हैं और इन्होंने क्या बनाया है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब मैं अगर काइटिन की बात करूँ, काइटिन जो है ये बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं हमारे, उनके एक्सोस्केलेटन में हमें देखने को मिलता है। ये भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। जो हमारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके एक्सोस्केलेटन में हमें अच्छे खासे अमाउंट में काइटिन देखने को मिलता है। काइटिन से ही वो बने होते हैं। तो काइटिन जो है सेलुलोज के बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर है हमारी अर्थ के ऊपर, वो काइटिन है। ये प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन में, आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है, और फंजाई की सेल वॉल में हमें ये देखने को मिलता है, जहां पे हम इसे फंगल सेलुलोज के नाम से जानते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलोज से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स, जिन्हें हम एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बोलते हैं। तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इनमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये सेकेराइड यूनिट्स हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और इनका एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, क्योंकि एन नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, और इनमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। ये आप देख सकते हो, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये जुड़े हुए हैं। These are also present in bundles where they are joined by hydrogen bonds. अब ये भी बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी जो इनकी फिब्रिल्स होती हैं, वो बहुत सारी बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बंडल्स होते हैं, ये किससे ज्वाइन होते हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये सॉफ्ट होते हैं, लेदरी होते हैं टेक्सचर में। अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपको लेदर जो है वो देखने को मिलेगा, और ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इन क्रस्टेशियंस, अगर हम क्रस्टेशियंस की बात करें, जैसे स्टारफिश हो गया, अगर आप क्रस्टेशियंस की बात करोगे, तो वहां पे आप लोग देखोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड डिपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड डिपोजिशन होती है, ये भी काइटिन के साथ में मिलकर बनी होती है। इसके अलावा और कुछ हैं, जैसे कि अगार अगार हो गया। अगार अगार जो है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे हम कुछ सी वीड से ऑब्टेन करते हैं, जैसे ग्रेसिलेरिया और जेलिडेला। तो ग्रासिलेरिया और जेलिडेला से हम लोग अगार अगार को ऑब्टेन करते हैं। अगार अगार जो है, ये एक सल्फेटेड गैलेक्टोस मोनोमर है। सल्फेटेड गैलेक्टोस मोनोमर से ये मिलकर बना होता है। गैलेक्टोस यूनिट्स यहाँ पे बहुत सारी हमें गैलेक्टोस यूनिट्स देखने को मिलती हैं, जो कि सल्फेटेड होती हैं, यानी कि इनका जो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसे हम रिप्लेस कर देंगे किससे, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से या कंपाउंड से। तो ये सल्फेटेड गैलेक्टोस मोनोमर यूनिट्स इनमें बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं। और ये जो अगार अगार सब्सटेंस होता है, इसे अगर हम वाटर के साथ में डिसॉल्व करें, तो ये एक जेल बनाते हैं। और ये जो जेल होती है, इसे हम एक कल्चर मीडिया की तरह यूज करते हैं लेबोरेटरीज में बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए। तो ये बैक्टीरियाज की तरह मीडिया का काम करती है, जिसके ऊपर बैक्टीरियाज जो है क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके अलावा इसे हम लैक्सेटिव की तरह भी यूज करते हैं। और जो ईस्टर्न कंट्रीज होती हैं, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पे इसे एज अ फूड भी यूज किया जाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट पेप्टिडोग्लाइकन की अगर हम बात करें, पेप्टिडोग्लाइकन जो है, ये
इट इज अ कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड चेन्स क्रॉस लिंक्ड विद शॉर्ट पेप्टाइड्स। तो इनमें ये जो पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं, ये शॉर्ट पेप्टाइड्स के साथ में, शॉर्ट अमीनो एसिड्स के साथ में ये क्रॉस लिंकिंग बनाती है। ये हमें देखने को मिलती है बहुत सारी बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में। फिर अगर मैं पेक्टिन की बात करूं, पेक्टिन जो है ये बना होता है अरेबिनोस, गैलेक्टोज, गैलेक्ट्रॉनिक एसिड एंड मीथेनॉल से। तो इन सब जो कंपाउंड से मिलकर पेक्टिन बनता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है और इसे हमें एज अ जेलिंग एजेंट भी यूज करते हैं। ये मैट्रिक्स का काम करता है सेल वॉल में और मिडल लैमिला में। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है और मिडल लैमिला होता है, वहां पे हमें पेक्टिन देखने को मिलता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। हेमिसेलुलोज की अगर मैं बात करूं, अगेन ये भी प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स, गैलेक्टोज, मैनोज, जाइलोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोमैनोज। तो ये जो इनकी मोनोसेकेराइड यूनिट्स है ना, ये आपको याद रखनी है। डिफरेंट हमने अभी पहले भी बहुत सारी पढ़ी। ये मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपको याद रखनी है कि कौन से कंपाउंड की मोनोसेकेराइड यूनिट्स क्या होती हैं। तो हेमिसेलुलोज जो है ये भी ब्रांच्ड होता है और ये प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं इनकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करूं, फंक्शनली हम इनको अगेन दो टाइप्स में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने पढ़ा होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स के बारे में। अब अगर मैं इनकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो फंक्शन के बेसिस में पॉलीसेकेराइड्स को दो टाइप्स में बांटा गया है। एक तो है फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। ये जो फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये स्टोर्ड फूड मटेरियल का काम करते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़े ग्लाइकोजन और स्टार्च। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में स्टोर्ड मटेरियल है और स्टार्च जो है वो प्लांट्स का स्टोर्ड फूड है। ये क्या करते हैं, ये जब जरूरत पड़ती है तो ऑर्गेनिजम्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं और ईल्ड वाटर ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन। तो जब इनका फॉर्मेशन होता है तो वाटर वाटर को रिलीज करते हैं, जो कि हमारी बॉडी की अनदर एक्टिविटीज में जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे यूज हो जाता है ये वाटर। जैसे प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस में ये यहाँ से जो भी हमें आयंस चाहिए होते हैं वो यहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो अब वाटर का ईल्ड यहाँ पे कैसे होता है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो शुगर्स के बीच में जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एक OH और एक H जो है ये मिलकर वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो क्योंकि ये ग्लूकोस यूनिट से मिले हैं, तो जब ग्लूकोस यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं और पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से वाटर का रिलीज होता है और ये वाटर जो है वो हमारी बॉडी की फर्दर बाकी की जो एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे यूज हो जाता है। अगर मैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स की बात करूं, तो इनका हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में कोई रोल नहीं होता ये, लेकिन ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनमें आते हैं सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट और पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि हमें सेल वॉल में देखने को मिलते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। अब अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं पॉलीसेकेराइड्स की, तो हमने मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स के केस में देखा था कि वो स्वीट होती हैं, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये नॉन स्वीटिश होती हैं, ये मीठी नहीं होती हैं। इनका साइज जो है वो लार्ज होता है क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, अगेन क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं, बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। वाटर में ये इनसॉल्युबल होती हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाती हैं। हमने मोनोसेकेराइड्स के केस में देखा था, मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं और जो डाइसेकेराइड्स होती हैं वो भी वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होती हैं। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होती हैं ये इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में, क्योंकि इनका जो इनकी जो बॉन्डिंग होती है आपस में वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ब्रेक करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है लेकिन कोलॉइडल सोल्यूशन का ये फॉर्मेशन करती हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते। यहाँ पे हमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूट के वो क्लियरली विजिबल होते हैं। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर सकते। ये चैनल्स के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं और चैनल्स के थ्रू एग्जिट करते हैं। तो इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हाईली रेगुलेटेड होता है। इसके अलावा ये हाइड्रोलाइज होती हैं और सिंपल शुगर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब हम इन्हें किसी एंजाइम के साथ में ट्रीट करते हैं या किसी जो है डाइल्यूट एसिड के साथ में अगर हम इनको ट्रीट करते हैं, तो ये क्या करती है, इनकी जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और ये
मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करती हैं, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स में। अब इनकी अगर मैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो एक इसबगोल नाम का एक कंपाउंड जो है कंपाउंड आप लोगों को मिलता है, जिसे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के लिए अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, जिसे ऑब्टेन किया जाता है प्लैंटागो ओवेटा नाम के एक प्लांट से। तो इस प्लांट का जो हस्क होता है, उसके अंदर जो म्यूसिलेज प्रेज़ेंट होता है, उसको यूज़ किया जाता है हमारी अच्छी डाइजेशन के लिए, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के हेल्थ के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए। इसके अलावा एलोवेरा जेल जो है, वो भी एक तरह का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने भर-भर के सुन रखी हैं। इसके अलावा अगार, एल्जिन, कैरागीन, इन सबको हम डिराइव करते हैं मेरीन एल्गी से और इनकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती हैं। अगार जो है उसको हम एज़ अ लैक्सेटिव यूज़ करते हैं, कैरागीन जो है अगेन इसकी भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आज हम लोगों ने बात की पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर दी हैं। ये जो भी कंटेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, या नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट कर लिए। आगे हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। और अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा हो सेशन तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।